हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सबने पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर का बहुत ही मिनिमल इंट्रोडक्शन सीखा था। उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज सीखी थी, उसके आइसोटोप सीखे थे, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन सीखा था, उसकी बदतमीजी के बारे में भी थोड़ी सी बात करी थी। आइए इससे पहले आज का टॉपिक प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आपको एक बात बताता हूं। किसी ने कमेंट किया था पहले वीडियो पर, नाम मैं नहीं लूंगा, कि बेटा पढ़ के आना आइसोटोपिक इफेक्ट से D2 का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो पहली चीज मैं आपको सलाह दूंगा कि पूरी वीडियो देखिए। उसमें बड़ा बड़ा इसी कोने पे मैंने लिखा था, मुझे याद है, कि बॉन्ड एनर्जी D2 की H2 से ज्यादा है। आई होप इसका मतलब वही होता है। उसके अलावा मैं आपको यह भी बताता हूं कि वो फिर मैंने बार बार वीडियो में क्यों बोला कि हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ये केमिस्ट्री की NCERT है, कक्षा 11 भाग 2, पेज नंबर 286, राइट साइड केमिकल प्रॉपर्टीज में 9.4.2 पेज 286 चौथी लाइन की शुरुआत से ही लिखा हुआ है, द HH bond dissociation enthalpy is the highest for a single bond between two atoms of any element। और हम सब जानते हैं कि नीट के एग्जामिनर्स को कितना ज्यादा पसंद है NCERT की लाइंस को उठाना। उस पे क्वेश्चन बेस्ड था, मैंने क्वेश्चन कराया था। आपके कमेंट को मैंने डिलीट किया, आपको वो नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बुराई से डर लगता है, मैं मेहनत करके आया था, आपने कमेंट किया, तो इससे पहले आप उस पर उंगली उठाएं, अपना होमवर्क भी सही से करके आइए। चलिए उसको छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लोग इसका लैबोरेटरी मेथड सीखेंगे कि लैब में आखिर हाइड्रोजन कैसे बनाई जाएगी। आइए लैब मेथड की बात करते हैं। लैबोरेटरी में बेसिकली हम लोग 3 से 4 मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड जो होता है वो वही मेथड है जिसके कारण हाइड्रोजन की इजाद हुई थी, हाइड्रोजन को डिस्कवर किया गया था, और वो होता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। हम लोग डाइल्यूट एसिड्स के साथ मेटल्स को रिएक्शन कराते हैं और हमको बदले में हमारी हाइड्रोजन गैस मिलती है और मेटल का सॉल्ट मिलता है उस एसिड के साथ। आइए इसको डिटेल में सीखते हैं। लैब में बनाने का सबसे सरल तरीका, सबने कभी ना कभी अपने स्कूल के समय में इसको किया जरूर होगा। कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर पाया जाए, यह बात ध्यान देने वाली है। हाइड्रोजन के ऊपर पाया जाने वाला मेटल लिया जाएगा यहां पर और रिएक्शन कराएंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड से, और हमको रिएक्शन में मिलेगा एस्केप होती हुई हाइड्रोजन गैस और उसके साथ मेटल सॉल्ट ऑफ एसिड। ये रिएक्शन का कोर्स है, यही इस रिएक्शन का नियम है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जब भी कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपको हमेशा देगा हाइड्रोजन गैस और उसी एसिड का मेटल सॉल्ट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो आपको मेटल सल्फेट मिलेगा, अगर आपने जो भी एसिड लेंगे उसी का सॉल्ट आपको मिल जाएगा। आसान सी बात है। आइए एग्जाम्पल लेके थोड़ी सी बात को क्लियर कर लेते हैं। सपोज हमने जिंक लिया और रिएक्शन कराई डाइल्यूट H2SO4 के साथ। मैं डाइल्यूट लिख देता हूं, तो आपको यहां पर मिलेगा ZnSO4, जिंक सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाम है जिंक सल्फेट, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। यही रिएक्शन पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने कराई थी और उन्होंने देखा कि एक हवा, एक गैस रिलीज हो रही है जब मेटल के ऊपर एसिड गिरा रहे हैं, और उन्होंने जब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश की तो पाया
कि वो जो गैस उनके टेस्ट ट्यूब से या एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से निकल रही थी वो गैस जल रही थी, और वो ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि जलती तो भाई ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन जलने पर कोई खास आवाज नहीं करती, जबकि हाइड्रोजन जलने पर पॉप साउंड करती है। तो उन्होंने इस निकलने वाली हवा को नाम दिया इनफ्लेमेबल एयर। उन्होंने कहा ये जलती है, ये इनफ्लेमेबल एयर है। हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया, पहली बार बनाया हाइड्रोजन को लैब में। इसके बाद साइंटिस्ट आए, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोइन लेवोसियर, और उन्होंने इसको नाम दिया हाइड्रोजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये पानी यानी कि हाइड्रो की जननी थी, हाइड्रो यानी कि पानी को बनाती थी, हाइड्रो का जनरेशन करती थी। तो लेवोसियर ने नाम दिया इसको हाइड्रोजन। इनफ्लेमेबल एयर से हटा के इसको हाइड्रोजन नाम दिया गया। किसने दिया जी? लेवोसियर। बहुत बढ़िया बात है। यह थ्योरी आपके शायद उतनी काम की नहीं होगी, लेकिन यह रिएक्शन आपके बहुत काम की है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट कोई भी मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और मेटल का सॉल्ट बनेगा। इसमें थोड़ी सी समस्याएं भी हैं, दो बताता हूं। पहला तो यह कि हर एसिड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, किनको नहीं करेंगे उनकी बात करते हैं। दूसरा, हर मेटल को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिखा हुआ है कि मेटल अबव हाइड्रोजन, केवल उन मेटल्स को यूज करेंगे जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, और कई सारी होती हैं, और लंबी चीजें हम याद करना पसंद नहीं करते, हम चाहते हैं छोटी चीज याद करें। तो हम सीखेंगे मेटल्स बिलो एच। अगर नीचे वाली पता चल गई, बाकी सारी ऊपर होंगी। ये याद कर लेना कि रिएक्ट नहीं करेंगी, बाकी कोई दी तो भैया रिएक्ट करेगी। कौन सी होती हैं, आइए सीखें। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, ये 5 मेटल्स रिएक्ट करके एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यह हाइड्रोजन के नीचे होती हैं। 5 हैं, इसके ऊपर बहुत होती हैं, वो याद करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। हम आसान रास्ता अपनाएंगे, और इसको पढ़ने का और आसान एक रास्ता है, इसको तो हम एक ही लाइन से पढ़ देंगे, सीखिएगा। छोटी सी एक ट्रिक, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। क्यों से कॉपर, मरकरी Hg, आज Ag अर्जेंटम सिल्वर, प्रीति प्लैटिनम गोल है, गोल यानी गोल्ड है, Au है। ठीक है, इन मेटल को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी मेटल होगा वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देगा। अब सर बात आती है, क्या कुछ ऐसे एसिड भी हैं जिन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते? हाँ भाई, बिल्कुल ऐसे एसिड्स आपको मिलेंगे। कौन से एसिड्स? एक्सेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ये क्या होते हैं? देखिए, नाम ही बताता है कि ये ऑक्सीडाइज करा देंगे इस मेटल को। मेटल को क्या, बेसिकली ये इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा के H2O में चेंज कर देते हैं। और वो हमें इतना काम नहीं है, बस हमें ये सीखना है कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले कंसेंट्रेटेड H2SO4, आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। नाइट्रिक एसिड HNO3, परक्लोरिक एसिड HClO4, ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं, और आप कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसी रिएक्शंस ना बनाएं। इनको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर से एक छोटी सी बात आएगी, मैं वहां पे लिखता हूं, 2 ऐसे मेटल्स हैं, बड़े मजाकिया हैं, इस रूल का मजा लेते हैं। मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये रिएक्ट कर जाते हैं वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 से। अगर बहुत ही ज्यादा आपने डाइल्यूट कर दिया HNO3 को, 2% का कंसेंट्रेशन है, केवल इतना डाइल्यूट कर दिया, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 है, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं और साथ में बनाते हैं हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल सॉल्ट, यानी कि मेटल के नाइट्रेट्स।
+2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में MnO3 होल ट्वाइस। इसको भी पढ़ना बड़ा आसान है भाई, मैंने अभी अभी बोला था ये जोश जोश में रिएक्ट कर जाते हैं, मजे मजे में, तो इसको पढ़ भी ऐसे ही लेते हैं, मजे में रिएक्ट कर जाते हैं। मैग्नीशियम और मैंगनीज दो शब्द हैं छोटे छोटे से, मजे में रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे और नाइट्रेट सॉल्ट बनाएंगे। इन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और इन मेटल्स को भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें कोई डाउट हो आप नोट कर लीजिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे मेथड पे। दूसरा लैब का मेथड है एम्फोटेरिक एलिमेंट से। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, इनकी रिएक्शन का भी ये रूल है, आप रूल सीख जाएंगे, आप कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स रिएक्ट कराइए OH माइनस यानी कि बेस से, ये बेस से रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस देंगे और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ आपको देंगे एलिमेंट का एनायन जो होगा या तो एलिमेंटेट या एलिमेंटाइट। ये रिएक्शन का रूल है, ये रिएक्शन का सीक्वेंस है। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स बेस से रिएक्ट करके आपको देंगे हाइड्रोजन गैस और एलिमेंटेट या एलिमेंटाइट आयन। चलिए सीखें ये रिएक्शन आखिर होती कैसे है। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि भाई एम्फोटेरिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तब तो रिएक्शन करा पाएंगे। बड़ा आसान सा तरीका है याद करने का। वैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है तो आपको याद होगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के, बड़ा आसान है इसको पढ़ना। कहते हैं सब आसान सी लें। क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान दीजिएगा, सब आसान। ओहो, एक गलती से मैंने मिस किया है, आइए मैं लिख देता हूं, सब आसान सी लें। सब आसान सी लें, ले से लेड, बाकी बचे। सबने आसान ले लिया, अब कठिन बचा, तो कठिन काम में कौन मदद करता है भैया, ऊपर वाला मदद करता है। तो सब आसान सी लें, बाकी बचे अल्लाह जाने। बड़ा आसान तरीका है याद करने का, पीरियोडिक टेबल में भी आपने ये पढ़ा होगा और आई होप ये अब आप कर लेंगे। रिएक्शन करा दीजिए किसी भी बेस से, आपको हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन मिलेगा और एलिमेंटेट आयन यानी कि इनका एनायन देखने को मिलेगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जिंक का और रिएक्शन करा देते हैं हम लोग NaOH के साथ। क्या इवॉल्व होगी सर, हाइड्रोजन गैस और बनेगा एलिमेंटेट आयन यानी कि आपको मिलेगा Na2ZnO2। देखिए यहां OH माइनस के साथ मैंने Na मेटल लिया है तो वो इस एनायन के साथ आयनिक कंपाउंड बना लेगा, ये तो बड़ी सरल बात है। एलिमेंटेट क्या बना, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। ये जो ZnO2 माइनस 2 एनायन बना है इसी का नाम होता है जिंकेट, एलिमेंटेट आयन है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप ट्वाइस NaOH ले सकते हैं और आपको रिएक्शन बैलेंस होती नजर आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद बेस एज वेल एज एसिड, यानी कि कौन से ऐसे मेटल है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आपको, जो बेस से रिएक्ट करो तो भी हाइड्रोजन दे रहा है, एसिड से रिएक्ट करो तो भी हाइड्रोजन दे रहा है। तो उनमें आप एम्फोटेरिक एलिमेंट्स को ढूंढिएगा, इनमें से कोई एक मेटल आपको मिलेगा एसिड में, जैसे जिंक H2SO4 से अभी रिएक्शन दिखाई थी हेनरी कैवेंडिश वाली, और एक ये रिएक्शन है। इसी में एक और रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, अब की बार एल्यूमिनियम को लेते हैं। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराइए NaOH के साथ,
आपको मिलेगा इस बार फिर से हाइड्रोजन गैस। देखिए एम्फोटेरिक एलिमेंट है, बेस है, तो हाइड्रोजन तो निकलेगी ही। और साथ में आपको मिलेगा NaAlO2, AlO2 माइनस एनाइन मिलेगा आपको। नाम होता है कंपाउंड का सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इस रिएक्शन में कुछ खास बात है, ये वही रिएक्शन है जो आप सब बचपन से देखते आ रहे हैं। एक दादाजी आते हैं ठेले पे, उनके पास हॉर्न रहता है, वो भूपू वाला, वो बजाओ ऐसे करके। तो वो आते हैं और वहां पे 10-10 रुपए के, मुझे पता नहीं कितने के मिलते हैं, अब तो 10 रुपए के ही मिलते होंगे, पहले सस्ते मिला करते थे। 10-10 रुपए के गुब्बारे देते हैं। उनमें खास बात क्या होती है, उन गुब्बारों को आप छोड़ दो तो ऊपर चला जाता है। किधर चला जाता है? ऊपर जाता है। हाइड्रोजन भरते हैं। तो उनका जो डब्बा रखा होता है, आपने कभी देखा हो तो ठेले पे एक मेटालिक बॉक्स रखे रहते हैं, उसमें वो NaOH भर के रखते हैं, या KOH भी यूज कर लेते हैं कई बार। और एल्यूमिनियम का पाउडर रखते हैं अपने पास, जब उनको हाइड्रोजन बनानी होती है उसमें डाल देते हैं, नोजल बंद कर देते हैं, अंदर रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन तैयार। अब क्या करते हैं, वो नोजल खोलते हैं, आपके गुब्बारे में भरते हैं, आपको पकड़ा देते हैं। तो ये रिएक्शन बैलून को ऊपर भेजने के काम आती है, ऊपर यानी U से। और इस रिएक्शन का साइंटिफिक नेम भी यही होता है, नाम है UNO प्रोसेस। ऊपर भेज देती है ये बलून को, गुब्बारे को, यही प्रोसेस कहलाती है UNO प्रोसेस। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं NaOH के साथ या KOH के साथ, क्योंकि एक एम्फोटेरिक एलिमेंट है और ये आपको तुरंत देता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। मैं चाहूंगा आप इसको अच्छे से नोट कर लें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। नाम बड़ा अच्छा है इसका, सुना भी होगा आप में से कईयों ने। नाम ही है सर कन्स रूल। मामा तो सबने सुने थे, तुम रूल भी बताए दे रहे हो यार। चलिए देखिए, नाम है कन्स रूल। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर से जुड़ी हाइड्रोजन, ऐसे किसी भी मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ी होगी, उसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम मेटल से। और आपको क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगी, ये Na जाके यहां पे बॉन्ड बना लेगा। बड़ी आसान सी रिएक्शन है भाई, कई सारे कंपाउंड्स देते हैं इसको, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कई तरह के कंपाउंड्स देते हैं। आइए अमोनिया को लेते हैं, बड़ी बुरी महकती है भाई। रिएक्शन कराओ Na से। क्या इसमें नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन है? बिल्कुल है भाई। एक हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, Na के साथ रिएक्शन कराओ, ये H हटेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा और साथ में आपको मिलेगा ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से ज्वाइंट या ऑक्सीजन से ज्वाइंट या इनमें से किसी से भी ज्वाइंट Na वाया आयोनिक बॉन्ड। वो दिखाने के लिए मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, होता बॉन्ड आयोनिक है। आइए देखिए, हाइड्रोजन निकलेगा, Na जुड़ेगा, आपको क्या मिलेगा, हाफ H2 प्लस NaNH2। बड़ा फेमस कंपाउंड भाई, नाम होता है सोडामाइड। ठीक है, बड़ी सरल सी रिएक्शन है, इनमें से कोई भी देगी। आप एसिटिलीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां पे वाटर को लेकर रिएक्शन करा सकते हैं, आप सल्फर से जुड़ी हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस से जुड़ी हाइड्रोजन रिएक्शन कराइए सोडियम से, सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी। बढ़िया रिएक्शन है, सबको समझ आ गई भाई? आ गई, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। इसके बाद लैबोरेटरी के आखिरी तरीका पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, फोर्थ मेथड, और ये है फ्रॉम मेटल एंड मेटल हाइड्राइड्स। याद है ना, कल हाइड्राइड बताया था, जैसे क्लोराइड Cl माइनस, फ्लोराइड F माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, वैसे ही हाइड्राइड H माइनस होता है, H माइनस। आइए कैसे होती है इनकी रिएक्शन।
आपने सपोज NaH लिया, एक मेटल हाइड्राइड लिया, कुछ नहीं करना है, केवल इसमें पानी डाल दीजिए, H2O की रिएक्शन होगी। अगर मैं इसका रूल लिख दूं तो भी बड़ा आसान है, मेटल हाइड्राइड प्लस वाटर। क्या मैं इसको HOH में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। रिएक्शन होगी, अगर आपको पता हो तो ये ऐसे चार्जेस रखता है, पार्शियल चार्जेस होते हैं हालांकि कोवेलेंट कंपाउंड में, और यहां H पे -1 है और मेटल पे मान लीजिए +N है। तो ये H- और ये H+ एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके H2 गैस बना देंगे और मेटल का आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। बड़ी आसान सी रिएक्शन, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, आप सबको समझ में आई होगी। क्लास 10th में ऐसी रिएक्शंस पढ़ा करते थे, इसका कैटायन उसका एनायन, इसका कैटायन इसका एनायन, केवल डबल डिस्प्लेसमेंट करना है और आपको मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट। तो आइए यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं क्या रिलीज होगा भाई। इसका H+ उस H- को लेकर हाइड्रोजन इवॉल्व करा देगा और Na और OH मिलकर बनाएंगे हमारा NaOH, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। बड़ी आसान सी रिएक्शनें होती हैं भाई ये। किसी भी अच्छे मेटल हाइड्राइड में जो रिएक्टिव हो, आप पानी बस डाल दीजिए, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाती है। आइए इसको रब करते हैं और अब बात करते हैं हाइड्राइड की नहीं बल्कि उसके पहले लिखे एलिमेंट की, यानी डायरेक्ट मेटल से भी क्या पानी रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाल सकता है जी। देखिए कैसे। कुछ महान काम नहीं करना है, केवल मेटल लेना है, रिएक्शन करानी है H2O से और आपको मिलती है हाइड्रोजन और एक साइड कंपाउंड। डिपेंड करता है वो साइड कंपाउंड की मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है इस बात पे। सपोज आपका मेटल एक रिएक्टिव मेटल है या एक्टिव मेटल बोलते हैं जिनको, एक रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल है, तो वो आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा और साथ में मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सर ये एक्टिव मेटल कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स एक्टिव होते हैं। लिथियम कई बार हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, उसका हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है। सारे एल्कली मेटल्स प्लस नीचे के कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे स्ट्रोंशियम, बेरियम और कैल्शियम। ठीक है, ये कुछ एक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर मान लीजिए लेस एक्टिव मेटल्स हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है भाई ये, सर तो क्या ये पानी से रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अब की बार देंगे H2 प्लस मेटल का ऑक्साइड। ऊपर भाई तुम्हें हाइड्रोक्साइड देखने को मिला था, नीचे तुम्हें ऑक्साइड देखने को मिलेगा। लेस एक्टिव मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और मोर एक्टिव मेटल्स हाइड्रोक्साइड बनाना पसंद करेंगे। लेस एक्टिव मेटल्स कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा, ये लेस एक्टिव मेटल्स है। ये आपको देंगे वाटर के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस और मेटल ऑक्साइड। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। एक और फर्क भी होता है इनकी रिएक्टिविटी से, वो ये होता है कि जब एक्टिव मेटल लेते हैं तो ये पानी ठंडा भी हो तो रिएक्शन हो जाती है, गर्म भी करने की जरूरत नहीं है, कोल्ड वाटर भी रिएक्शन देता है। मैग्नीशियम नाम है Mg, हिंदी में अगर मैं इसको लिख दूं तो मैं लिखूंगा महागरम। मैग्नीशियम महागरम पानी से रिएक्ट करता है, महागरम मतलब बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है। और सर इसके नीचे वाले तो भाई आयरन है, जिंक है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन देते हैं, वाटर के साथ तो देते ही नहीं है। तो ऐसी ही कुछ रिएक्शन होती है कि अगर आपका मेटल एक एक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड इफ योर मेटल इज अ लेस एक्टिव मेटल, लोअर रिएक्टिविटी, just like magnesium, iron or zinc, when you react it with water,
It either uses hot water, boiling water or steam and forms metal oxide along with the liberation of hydrogen. इतनी अंग्रेजी मत बोलो यार। होगा क्या, इनकी रिएक्शन आप पानी से कराइए, या तो उबलता पानी लेना पड़ेगा या स्टीम लेनी पड़ेगी और आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगी, साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। आसान सा तरीका। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं। इसका एक एग्जाम्पल हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम आयरन ले लें और आयरन की रिएक्शन H2O से कराएं, अभी पढ़ा ये एक लेस एक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम महागरम बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है, आयरन भैया स्टीम से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके देगा आपको H2 प्लस Fe2O3। Fe2O3 आपको रिएक्ट करके ये देगा स्टीम के साथ। बहुत बढ़िया बात है। इससे हम लोग कमर्शियली हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं, इसको आयरन बोलते हैं। क्या नया बता दिया तुमने इसमें? हिंदी में इसी को लोहा बोलते हैं भाई। ये सब क्या चल रहा है? लोहा, पहला वर्ड L, और इससे अगर आप कमर्शियली हाइड्रोजन प्रिपेयर करें तो इसी मेथड का एक नाम होता है लेन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट पूछता है लेन प्रोसेस किसके लिए है? आयरन के लिए इस्तेमाल की जाती है। L से लेन, L से लोहा। दो चीजें बताई आज ऐसे नाम की, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहली UNO प्रोसेस जो गुब्बारे में इस्तेमाल करते हैं, और गुब्बारा किधर जाता है? ऊपर, U से ऊपर, U से UNO। और इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? लोहा, L से लोहा, L से लेन प्रोसेस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि कमर्शियल प्रिपरेशन की बातचीत हुई तो हम लोग अब सीखेंगे कमर्शियल मेथड्स या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रीज में ज्यादा मात्रा में कैसे बनाई जाएगी हाइड्रोजन गैस, आइए सीखते हैं। सबसे पहला, सबसे सरल तरीका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये तो 8th क्लास में भी पढ़ा है यार। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। वैसे तो आपको इसकी पूरी रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद वैलेंस फैक्टर देखने को मिलेगी, पर मैं थोड़ा सा समझाता हूं, केवल इसलिए कि कौन सी गैस कैथोड पे लिबरेट होगी और कौन सी गैस एनोड पे लिबरेट होगी। ये पॉजिटिव एनोड है, ये नेगेटिव कैथोड है। ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। पानी लीजिए H2O। डिस्टिल्ड वाटर नहीं लिया जाता क्योंकि वो आयंस में ब्रेक ही नहीं होता है। मैंने कहा इसकी सारी डिटेल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करिए। H2O जब लेंगे ये आयंस में कुछ इस प्रकार टूटेगा। ये H प्लस है, ये OH माइनस है। जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव के पास जाएगा, अट्रैक्शन ऑपोजिट पोल्स में होता है ना, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। कल ही पढ़ा था अगर H प्लस के फॉर्म में हो तो कैथोडिक रिलीज होती है, तभी तो एल्कली मेटल के साथ रखने की कोशिश करी गई थी। और जो नेगेटिव वाला है वो यहां पे जाके ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड है भैया, ऑक्सीडेशन ही होता है। और जहां H प्लस है कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो क्या मिलेगा आपको? कैथोड से इवॉल्व होगी आपकी हाइड्रोजन और एनोड से इवॉल्व होगी आपकी ऑक्सीजन। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अगर इसकी नेट इक्वेशन में लिखूं तो कुछ ऐसी होती है, ट्वाइस H2O, इलेक्ट्रोलिसिस, यहां लिख दूं इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स 2H2 प्लस O2। अगर आपसे पूछा जाए अमाउंट ऑफ गैसेस कलेक्टेड एनोड टू कैथोड का रेशियो कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन 2 मोल बन रही है, वहीं ऑक्सीजन 1 मोल बन रही है। तो H2:O2 लिबरेटेड का रेशियो यहां पे 2:1 बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन की अप्रोच है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। हालांकि हमें केवल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से किधर
कैथोड पे बनती है और किधर एनोड पे क्या बनता है वो सीखना था, वो हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर दूसरा तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कहता है ये तरीका है वेरी प्योर हाइड्रोजन के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द लाइन ऑफ एनसीईआरटी आपसे कभी भी पूछ सकता है कि बहुत ज्यादा प्योर हाइड्रोजन चाहिए, कितनी प्योर दे सकते हो आप? 99.98% तक। इतनी हाई प्योरिटी की अगर ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे मिलेगी? कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल सा एक लाइन दी है बुक में भी और एक ही लाइन से हम काम चलाएंगे। कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, BaOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा लीजिए, आपको बहुत प्योर हाइड्रोजन मिलती है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये कुछ कमर्शियल तरीके हैं, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन बनाने के काम आते हैं। कुछ और सीखेंगे, ये आप लोगों ने बना लिया होगा। इसके बाद एक प्रोसेस होती है जो क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये कैसा नाम है भाई? ये इसके प्रोडक्ट्स का नाम है। प्रोडक्ट का नाम है, हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा, हाइड्रोजन कहां से बनाओगे? तभी तो हाइड्रोजन इसका बाई प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोडक्ट में निकलता है। बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या होती है ये क्लोर एल्कली प्रोसेस? ये काम आती है सर NaOH बनाने में। NaOH बनाने की प्रोसेस है। NaOH एल्कली होता है, इसीलिए एल्कली शब्द इस्तेमाल किया है। क्लोरीन का इवोल्यूशन भी होता है, इसीलिए क्लोर शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है, क्योंकि उसका तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही माना गया है इसे। कैसे होती है ये? आइए दिखाता हूं। अगर एक शब्द में सीखें तो बड़ा आसान है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। कितने साइंटिफिक टर्म्स आते हैं। क्या मतलब है ब्राइन सॉल्यूशन का? तो ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, एक सैचुरेटेड NaCl का सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो अपने को हाइड्रोजन मिलती है। मैं फिर कहूंगा इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी जानकारी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगी। यहां पे हम अपनी बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके केवल और केवल प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। Na+Cl-, एक आपका पॉजिटिव एनोड, ये नेगेटिव कैथोड। यहां पे क्लोरीन इस एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2 में, लेकिन किसी कारणवश सोडियम यहां नहीं जाता, और ये कारण हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखते हैं। अपनी जगह ये क्या करता है, एक सब्स्टिट्यूट को भेज देता है, पानी के H+ को भेज देता है, और OH- सॉल्यूशन में रह जाता है पानी वाला। ये H+ को भेजता है और H+ यहां पे जाके रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराता है, और Na इस OH के साथ मिलके सॉल्यूशन में रह जाता है। तो आपको जो मिलता है, एनोड पे Cl2 इवॉल्व होती है, क्लोरीन इवॉल्व होती है, कैथोड पे सर हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, सॉल्यूशन में NaOH मिलता है। तभी कहते हैं रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोरीन इवॉल्व हुई, एल्कली मिली, और बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन मिलती है। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। इसमें ज्यादा मत सीखिएगा, Na+ क्यों नहीं जाता, मैंने बोला अभी जवाब नहीं दिया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सब सीखने में मिलेगा। छोटा सा प्रोसेस है। आइए थोड़ा और आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं बाय हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स को इस्तेमाल करके, या कोक को भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग अपनी हाइड्रोजन को? देखो भाई, हाइड्रोकार्बन सबसे सरल एल्केन। क्या सही फॉर्मूला लिखा है? IUPAC में आप सबने ये पढ़ रखा है। रिएक्शन कराते हैं स्टीम से,
और क्या मिलता है? सबसे पहले तो अपने को हाइड्रोजन मिलेगी और साथ में मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। n मोल्स कार्बन थे, आपको n मोल CO मिलेगी। 2n+2 हाइड्रोजन थे तो आपको n+1 मोल H2 मिलेगी। सही लिखा है? सॉरी, 1 मोल आपको यहां से भी H2 मिलेगी, n+2 मोल H2 मिलेगी, n मोल आपको CO मिल रहा है, n ऑक्सीजन है। यहां पे आप जब लेंगे तो आपको NH2 के साथ रिएक्शन कराकर n+2 मोल हाइड्रोजन और NCO मिलेगा। क्या कुछ गलती हुई है क्या? H कितने हैं? 2n+2, n+1 है कि 2n+2 हो गए? क्या है? 3n, 2n+2 प्लस n, 3n+2, तो 3n+2/2। थ्री n+2/2 मोल हाइड्रोजन और n मोल CO आपको मिल जाएंगे। फिर से चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन n मोल है क्योंकि कार्बन n है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन यहाँ 2n+2 है और इधर NH2 यूज हो रहा है, तो n+1H2 प्लस 2n+1H2 मिलेगा। 2n+1H2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की बात थी, हो जाती हैं ऐसी गलतियां। तो ये रिएक्शन होगी हाइड्रोकार्बन या कोक से कराने पर। जब आप वैल्यू लेके कराएंगे तो बड़ा आसान लगेगा आपको। एक कार्बन है तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, 6H हैं तो 3H2 मिल जाएगी। बड़ी आसान रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे होती है ये रिएक्शन। दोनों गैसेस हैं, दोनों इवॉल्व होंगी। आइए इसके बाद कोक के बारे में सीखते हैं कि कोक से कैसे होता है। कोक का बेड बिछाया जाता है, मतलब कोक को बिछा दिया जाता है, उससे स्टीम को हम लोग क्रॉस कराते हैं और अपने को फिर मिलती है CO+H2। इसका मिक्सचर मिलेगा सर आपको। मिक्सचर का नाम होता है वाटर गैस। और अगर इस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन देखें तो ये 1:1 है कोक के साथ। 1:1 मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। कल को अगर यही मिक्सचर 1:2 रेशियो में हो जाता, इससे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कराते हैं, मीथेनॉल बनाते हैं और भी कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पाते हैं। इसलिए 1:2 के रेशियो वाले मिक्सचर को एक नाम दिया गया सिंथेसिस गैस। क्यों भाई? कई कंपाउंड से सिंथेसिस हो रही थी, इससे ऑर्गेनिक में बड़ा काम आया। बोला इतना बड़ा नाम कौन लेगा, मिला दो, सिंगैस बन जाएगा। ठीक है भाई, नाम होता है सिंगैस। लेकिन ये पुराना डिनोशन है। पहले मानते थे 1:1 को वाटर गैस और 1:2 को सिंगैस। अब कहते हैं कोई भी रेशियो हो, नाम सिंगैस ही होगा। कोई भी रेशियो ले लो, 1:1, 1:2, 1:1.5, 1:3, any ratio you want, the mixture will be called synthesis gas। क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि ये सिंथेसिस में काम आता है। लेकिन हम तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सीख रहे थे, आपने ये वाटर गैस क्या बना दी? पहली चीज तो ये है कि आपने कोल को या कोक को कन्वर्ट कर दिया है गैसेस में। CO भी गैस है, H2 भी गैस है। इस कारण से इस रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है कोल गैसिफिकेशन। कोल को गैस बना दिया भाई। कोल था, कोल तो सॉलिड होता है, स्टीम से रिएक्शन कराई, CO+H2 दोनों गैसेस बना दी, गैस बना दिया पूरे कोल को, तो नाम है कोल गैसिफिकेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर स्टीम से और पास करा देते हैं। इसका नाम क्या है भाई? वाटर गैस। अभी पढ़ा। और वाटर गैस को फर्दर स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है CO2 + 2H2। 1 मोल और हाइड्रोजन मिला, एक तो यहां पहले से था, 1 मोल हाइड्रोजन आपको और मिलेगा। वाटर गैस की आपने शिफ्टिंग करा दी है, CO को CO2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो हार्मफुल भी नहीं है और बड़ी आसानी से ये स्क्रब करा ली जाती है, अलग करा ली जाती है यूजिंग सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन
सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन या किसी भी अच्छे बेस NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, Na2CO3 बना देगी, अलग हो जाएगी CO2, आपको केवल हाइड्रोजन मिलेगी और आप इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरह। क्योंकि वाटर गैस की आपने शिफ्टिंग करा दी और ज्यादा हाइड्रोजन भी मिली और CO जो कि हार्मफुल थी अब वो ऑलमोस्ट हार्मलेस CO2 में बदल चुकी है। इसीलिए इस शिफ्टिंग की वजह से किसको शिफ्ट किया? वाटर गैस को। इसका नाम होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है भाई, याद रखना CO2 हटाने के लिए स्क्रबिंग करते हैं सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से या NaOH को लेकर करते हैं। NCERT सोडियम आर्सेनाइड लिखती है, हम NaOH भी मान सकते हैं, दोनों सही होंगे। एक और बात, अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर गैस को इस्तेमाल किया है और इसको पानी से डाला है। हम लोग धुलाई करते हैं, घरों में फर्श धोते हैं, अपनी गाड़ियां धोते हैं, तो क्या कहते हैं? कार धोने वाली जगहें होती हैं, दुकानें होती हैं, क्या बोलते हैं? कार वॉश सेंटर्स। क्या करते हैं? वॉश। तो यहां ऐसा लग रहा है वाटर गैस पे पानी डाल दिया है, धुल दिया है, वॉश कर दिया है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम कई बार वॉश प्रोसेस नाम से जाना जाता है। देखो, वो याद करने का तरीका था, वॉश और वॉश का कोई लेना देना नहीं है। एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है, नाम होता है वॉश प्रोसेस। अगर आप कोल से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से पूरा आते हैं तो इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। और अगर आपको ये मिली है और आप इसमें पानी डाल के या स्टीम पास करा के ये रिएक्शन कराते हैं तो इसको वॉश प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे हाइड्रोजन के। आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। मैं एडवाइस करूंगा NCERT के थ्योरी पे खास ध्यान दें। छोटे छोटे पॉइंट्स कई बार नंबर दे जाते हैं और कई बार ले भी जाते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। अगली बार हम लोग इसके कंपाउंड सीखेंगे, कुछ रिएक्शंस और कुछ प्रॉपर्टीज। आज की कथा केवल यहीं तक, चलिए खत्म करते हैं।